हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनवायरोट्रिक्स। मैं हूं डॉक्टर सविता कलशन और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं यूनिट 3 ऑफ एनवायरमेंटल इकोलॉजी, जिसमें हम कवर करेंगे नेचुरल इकोसिस्टम में नेचुरल इकोसिस्टम को, जो आपका दो तरीके का होता है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक्वाटिक इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को जो है आपका बायोम भी कहा जाता है। तो इसीलिए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लास्ट लेक्चर की अगर मैं बात करूँ तो लास्ट लेक्चर में जो है हमने कवर किया था आपके पॉपुलेशन इकोलॉजी के बारे में पढ़ा था हमने लास्ट लेक्चर में हमने पॉपुलेशन साइज़, पॉपुलेशन डेंसिटी और इसी के साथ साथ हमने बात की थी कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं पॉपुलेशन साइज़ को, जिसमें मैंने बताया था इमिग्रेशन, नैटालिटी, मोर्टालिटी और इमिग्रेशन। द नैटालिटी मोर्टालिटी को हमने अलग से देखा था, टाइप्स देखे थे उनके, सर्वाइवरशिप कर्व के बारे में हमने देखा था, उसके तीनों टाइप्स के बारे में हमने पढ़ा था और उनके बीच में डिफरेंस जो था वो भी कवर करा था। नेक्स्ट हमने बात की थी पॉपुलेशन डिस्पर्जन की, जो आपका 3 तरीके का होता है, यूनिफॉर्म, रैंडम और क्लम्प्ड। नेक्स्ट इसके अलावा हमने बात की थी एज स्ट्रक्चर एंड एज पिरामिड्स के बारे में, और हमने देखा था कि पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व को पढ़ा था और आर और के सिलेक्शन में डिफरेंसेस देखे थे। तो आज के लेक्चर में जो है हम बात करेंगे टाइप ऑफ बायोम्स क्या होते हैं, ठीक है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम क्या होता है, और आपका कहाँ कहाँ पे किस किस तरीके के बायोम जो है हमें देखने को मिलते हैं, और एक्वाटिक इकोसिस्टम क्या होता है, एक्वाटिक सिस्टम जो है वो किस बेसिस पे कौन कौन से फैक्टर हैं जो उसकी प्रोडक्टिविटी पे डिपेंड करते हैं, प्रोडक्टिविटी को हार्म करते हैं, डिपेंड करते हैं, और वेटलैंड इकोसिस्टम क्या होता है, उसके टाइप क्या होते हैं, एंड हाउ दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम लेक एंड वेटलैंड, हाउ वेटलैंड्स आर डिफरेंट फ्रॉम लेक। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज का टॉपिक। तो टाइप ऑफ इकोसिस्टम की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले क्या आता है, आपके दो तरीके के इकोसिस्टम होते हैं, एक होता है एक्वाटिक और एक होता है टेरेस्ट्रियल। एक्वाटिक इकोसिस्टम में आता है आपका फ्रेश वाटर और मरीन जो है फ्रेश वाटर में आएगा आपका लेंटिक और लोटिक और वेटलैंड्स। तो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में 3 तरीके के होते हैं, लेंटिक, लोटिक और वेटलैंड। अगर मरीन इकोसिस्टम की बात करेंगे तो ये क्या होता है, आपका सलाइन इकोसिस्टम होता है इसमें, ठीक है। मरीन फ्रेश वाटर में क्या है, लेंटिक जो होता है वो क्या होता है आपका स्टेगनेंट इकोसिस्टम होता है, जैसे लेक, पॉन्ड्स वगैरह जो हैं आपकी किस में आएंगी, लेंटिक इकोसिस्टम में आएंगी। लेकिन अगर लोटिक इकोसिस्टम की बात करें तो इसमें आपके रिवर्स वगैरह आती हैं, ठीक है, रिवर्स जो है वो किस में आएंगी, लोटिक इकोसिस्टम में। वेटलैंड्स की अगर हम बात करें तो ये अलग से मैंने टॉपिक जो है वो डिस्कस किया है, वो भी आपको अभी क्लियर हो जाएगा नेक्स्ट कुछ ही मिनट्स बाद। देन टेरेस्ट्रियल की अगर हम बात करें तो टेरेस्ट्रियल जो है उसमें आते हैं आपके फॉरेस्ट, डेजर्ट, ग्रासलैंड, टुंड्रा, टेम्परेट, टैगा को हम बोरल भी बोलते हैं, या फिर ट्रॉपिकल। तो चलिए सबसे पहले अगर मैं बात करूँ बायोम की, बायोम बेसिकली क्या है, बायोम जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके लार्ज इकोलॉजिकल रीजन्स होते हैं। They are the large ecological region which is characterized by their specific climate, vegetation और animal life की डिफरेंस। एक स्पेसिफिक जो है आपको क्लाइमेट वहाँ पर देखने को मिलेगा, स्पेसिफिक वेजिटेशन आपको देखने को मिलेगी, और स्पेसिफिक जो है आपको एनिमल लाइफ जो है वहाँ पर देखने को मिलती है। तो बायोम क्या है, इट इज़ द लार्ज इकोलॉजिकल रीजन, ठीक है, it is the large ecological region which is characterized by specific climate, vegetation and animal life, and they represent the world major habitat जो मेजर वर्ल्ड के जो मेजर हैबिटेट टाइप्स हैं, ये उनको क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, जो मेजर हैबिटेट्स हैं, ठीक है। और किसके बेसिस पे जो है इसको शेप किया जाता है, इनको हम इनको शेप करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर टेम्परेचर एंड रेनफॉल, ऑन द बेसिस ऑफ देयर टेम्परेचर एंड रेनफॉल। बहुत सारे सेवरल इकोसिस्टम टुगेदर फॉर्म अ बायोम। तो बहुत सारे इकोसिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं, बायोम बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं बायोम की बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि हम अभी क्या पढ़ने वाले हैं, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को पढ़ने वाले हैं। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को पढ़ने के लिए हमें बायोम का जानना ज़रूरी है। बायोम और जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है वो क्या है, आपका
सेम होता है। तो बायोम क्या होते हैं? दे आर द लार्ज इकोलॉजिकल रीजन विच इज करेक्टराइज्ड बाय स्पेसिफिक क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड एनिमल लाइफ. They are the world's they represent the world major habitat type and shape mainly by temperature और रेनफॉल. टेम्परेचर और रेनफॉल के बेसिस पे जो है हम इनको क्या करते हैं, मेजरली जो है इनको क्लासिफाई करते हैं. सेवरल इकोसिस्टम टुगेदर मिलकर क्या बनाते हैं? एक बायोम बनाते हैं. क्लियर है? तो डिस्ट्रीब्यूशन, टेम्परेचर एंड प्रेशर के बेसिस पे हम क्या करेंगे, वेजिटेशन किस तरीके का फ्लोरा होगा, किस तरीके का फोना होगा टेरेस्ट्रियल रीजन में, किस तरीके का क्लाइमेट होगा. तो सबसे पहले ये जो ट्राइंगल शेप आपको दे रखा है, इससे हम क्या पता लगेंगे, जब हम वेस्टर्न, ये है आपका वेस्ट रीजन और ये है आपका ईस्ट रीजन. ठीक है, जब भी हम वेस्ट टू ईस्ट मूव करते हैं, जब भी हम वेस्ट टू ईस्ट मूव करते हैं तो आपका रेनफॉल जो है वो क्या होएगा, इंक्रीज़ होता जाता है. और जैसे जैसे हम उस ईस्ट साइड मूव करते हैं तो आपका रेनफॉल क्या होगा, वो इंक्रीज़ होता जाएगा. लेकिन ईस्टर्न कंडीशन में अगर हम वेस्टर्न कंडीशन में अगर हम मूव करेंगे तो क्या होगा, आपका ड्राई रीजन जो है वो इंक्रीज़ होएगा. तो सबसे पहले जो है आपको अगर सबसे पहले हमें क्या देखने को मिलता है, वार्म डेजर्ट्स देखने को मिलते हैं. ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ हॉट डेजर्ट फाउंड इन वेस्टर्न रीजन. तो ज़्यादातर जो हॉट डेजर्ट्स हैं वो कहाँ पर मिलते हैं हमें, वेस्टर्न रीजन में. कहाँ मिलेंगे ज़्यादातर हॉट डेजर्ट, वो वेस्टर्न रीजन में मिलेंगे. क्योंकि और नेक्स्ट आपको क्या मिलेंगे, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स. क्या मिलेंगे, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स. ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स के बाद हमको मिलते हैं स्वानास. ठीक है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स और स्वानास. देन उसके बाद हमें मिलते हैं ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट. फिर हमें क्या मिलेगा, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट. एंड देन ईस्ट में आते ही हमको क्या मिलेंगे, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. क्या फॉर्म मिलेंगे, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. तो इंडिया में क्या मिलते हैं हमें, मॉनसून फॉरेस्ट मिलते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिलते हैं. ठीक है, तो ईस्टर्न कंट्रीज़ में अगर हम बात करेंगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या फिर मॉइस्ट रेन फॉरेस्ट की, तो वो कहाँ पर मिल रहे हैं आपको, ईस्टर्न रीजन में. कहाँ मिलेंगे, ईस्टर्न रीजन में. नेक्स्ट अगर हम बात करें, फिर आता है आपका कोल्ड डेजर्ट. ठीक है, कोल्ड डेजर्ट्स के बाद आते हैं आपके प्रेरीज ग्रासलैंड. प्रेरीज ग्रासलैंड के बाद टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट. तो टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट जो है यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट पे आपको मिलेंगे, ये कहाँ पर मिलेगा आपको, चाइना टाइप क्लाइमेट होता है. और टेम्परेट ग्रासलैंड जो होता है यहाँ पे आपको, ये आपके सेंट्रल रीजन में मिलेगा. तो ग्रासलैंड्स आपको कहाँ मिल रहे हैं, सेंट्रल रीजन में मिल रहे हैं. और डेजर्ट्स कहाँ मिल रहे हैं, वेस्टर्न रीजन में. और रेनफॉल, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ मिल रहे हैं आपको, रेनफॉल वाले जो फॉरेस्ट हैं, डेसिडियस फॉरेस्ट है या फिर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट है, वो आपको कहाँ मिल रहे हैं, वेस्टर्न रीजन में. क्लियर है. मॉनसून फॉरेस्ट कहाँ मिल रहे हैं, वेस्टर्न, ईस्टर्न रीजन में, नॉट वेस्टर्न. तो वेस्ट मूव करेंगे तो ड्राई कंडीशन होगी, ईस्ट मूव करेंगे तो वेट कंडीशन होगी. और इसी के साथ अगर हम बात करें, फिर आपका आएगा बोरल फॉरेस्ट, टुंड्रा और पोलर. और नेक्स्ट अगर हम बात करें, हाउ डू बायोम चेंज ओवर टाइम. बायोम क्या है, चेंज होता जा रहा है टाइम के साथ ड्यू टू क्लाइमेट शिफ्ट, प्लेट टेक्टोनिक्स मूवमेंट और कैटास्ट्रॉफिक इवेंट और एवोल्यूशन एंड माइग्रेशन और सी लेवल फ्लक्चुएशन और इकोलॉजिकल सक्सेशन की वजह से क्या है, आपका बायोम जो है वो टाइम के साथ साथ चेंज होता जा रहा है. तो चलिए इसको अच्छे से गो थ्रू करते हैं. ठीक है, स्टेटमेंट्स के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ देखते हैं. तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और बायोम. ठीक है, टेरेस्ट्रियल पार्ट ऑफ अ बायोस्फीयर इज अ डिविजिबल इनटू इनॉमरस रीजन इज कॉल्ड बायोम. ठीक है, जब टेरेस्ट्रियल पार्ट बहुत डिफरेंट पार्ट्स में जब हम डिवाइड करेंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, इन इनॉमरस रीजन्स को हम क्या बोलेंगे, बायोम बोलेंगे. ठीक है, जब टेरेस्ट्रियल पार्ट्स को हम डिफरेंट रीजन्स में डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर जोन, तो हम उनको क्या बोलेंगे, बायोम बोलेंगे. आपको पता है जोन ऑफ अर्थ क्या है, यहाँ पे इक्वेटर होगा, इक्वेटर के ऊपर क्या होगा, टॉररिड जोन, देन टेम्परेट जोन, देन फ्रिजिड जोन. ठीक है, जहाँ पर पोलर जोन, फ्रिजिड जोन को पोलर जोन भी बोला जाता है. तो टोरॉइड जोन, टेम्परेट जोन, फ्रिजिड जोन और या फिर पोलर जोन. नेक्स्ट अगर हम बात करें टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और बायोम की, दो बायोम जो है वो कभी भी सिमिलर नहीं हो सकते.
क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू देयर टेम्परेचर है, अकॉर्डिंग टू देयर रेनफॉल है, अकॉर्डिंग टू देयर प्रेसिपिटेशन जो है, हम इनको क्या करते हैं, इनका डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग तरीके का होता है। देन करेक्टराइज बाय डिफरेंट, ये करेक्टराइज मैंने बताया कि क्लाइमेट के बेसिस पे, वेजिटेशन के बेसिस पे, एनिमल लाइफ के बेसिस पे, सॉइल टाइप के बेसिस पे, टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन के बेसिस पे हम क्या करते हैं, इनको क्लासीफाई करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे टुंड्रा बायोम के बारे में। टुंड्रा बायोम जो है वो आपका दो तरीके का होता है, एक होता है आर्कटिक और एल्पाइन। क्या होता है? आर्कटिक और एल्पाइन। टुंड्रा बायोम जो है एल्पाइन टुंड्रा में अगर हम देखेंगे तो हाई माउंटेन्स पे प्रेजेंट होता है, अबव द ट्री लाइन। अबव द ट्री लाइन जो है आपका क्या प्रेजेंट होगा? एल्पाइन टुंड्रा कहाँ प्रेजेंट होंगे? हाई माउंटेन, बहुत ऊंची जगह पर जो प्रेजेंट होंगे, बहुत ठंडी जगह पर जो प्रेजेंट होंगे, वो कहाँ प्रेजेंट होंगे? आपके टुंड्रा बायोम्स प्रेजेंट होंगे। तो हाई रेंज ऑफ हिमालयाज, एंडीज, अल्प्स एक्सेट्रा का क्या मिलेगा आपको? टुंड्रा बायोम मिलेंगे, जहाँ पर कोई भी ट्री नहीं होगा, नो ट्री ड्यू टू पर्मा फॉरेस्ट। वहाँ पर टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री से कम रहता है, जिसकी वजह से वो हमेशा फ्रोज़न रहते हैं। तो पर्मा फॉरेस्ट जो होंगे वहाँ पर क्या मिलेगा आपको? टुंड्रा बायोम। टुंड्रा बायोम में क्या मिलेंगे? पर्मा फॉरेस्ट मिलेंगे। और आपको वेजिटेशन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मॉसेस और लाइकेंस जो है आपको देखने को मिलेंगे, मॉसेस और लाइकेंस। मॉसेस और लाइकेंस मिलेंगे। इसी के साथ एनिमल डाइवर्सिटी, फौना की अगर मैं बात करूँ तो आपको रेनडियर, मॉसेस, फॉक्स, वॉल्स, पोलर बियर जो है आपको कहाँ मिलेंगे? टुंड्रा रीजन में मिलेंगे। ठीक है। रेप्टाइल एंड एम्फीबियन जो है यहाँ पर क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। रेप्टाइल और एम्फीबियन क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, यहाँ पे कोल्ड कंडीशन रहती है। और जो आपकी लीव्स प्रेजेंट होती है, प्लांट लीव, वो क्या होती है? थिक क्यूटिकल होती हैं, और एपिडर्मल हेयर और फर प्रेजेंट होता है। लार्ज स्मॉल बॉडी साइज होता है। आप जैसे पोलर बियर को अगर आपने देखा होगा तो उसके कान और टेल जो है वो बहुत छोटी होती है, ताकि वो कम से कम हीट जो है वो लॉस कर पाए, लेस हीट जो है वो लॉस हो, और ज़्यादा से ज़्यादा हीट जो है उनकी बॉडी में स्टोर रहे, ताकि वो सर्वाइव कर सके, उस पर्टिकुलर कोल्ड कंडीशन में अडेप्ट कर सके। क्लियर है? तो टुंड्रा बायोम जो है वो दो तरीके का होता है, आर्कटिक और अल्पाइन। ये पर्मा फॉरेस्ट होते हैं, जहाँ पर वेजिटेशन देखने को मिलती है, मोसेस, लाइकेन, रेनडियर, मॉसेस, वॉल्स और पोलर बियर्स। और साथ ही साथ बात करें तो रेप्टाइल, एम्फीबियंस यहाँ पर नहीं मिलते हैं, और लीव्स जो होती हैं वो थिक क्यूटिकल होती हैं, एपिडर्मल हेयर्स प्रेजेंट होते हैं एनिमल्स के ऊपर, ताकि हीट लॉस कम से कम हो पाए। देन हम बात करेंगे टैगा और बोरल फॉरेस्ट की। टैगा और बोरल फॉरेस्ट जो होते हैं, यहाँ पे लोवेस्ट प्रोडक्टिविटी जो है अमंग द फॉरेस्ट इकोसिस्टम हमें देखने को मिलती है। तो लोवेस्ट प्रोडक्टिविटी कहाँ देखने को मिलती है? आपकी टैगा और बोरल फॉरेस्ट में। कहाँ पर देखने को मिलेगी? टैगा और बोरल फॉरेस्ट में। ड्यू टू हार्श वेदर कंडीशन, किसकी वजह से? हार्श वेदर की वजह से थिन एंड पुअर सॉइल जो है यहाँ पे प्रेजेंट होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पोडजोल्स। क्या बोलते हैं उस सॉइल को? जो पुअर सॉइल को क्या बोलते हैं? पोडजोल जो है यहाँ पे प्रेजेंट्स होती हैं। ठीक है। तो टैगा जो है लीस्ट प्रोडक्टिविटी हमें देखने को मिलती है फॉरेस्ट इकोसिस्टम की। टैगा से क्या स्टार्ट होता है? फॉरेस्ट इकोसिस्टम यहाँ से स्टार्ट होते हैं आपके। तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम में आपके सबसे लीस्ट प्रोडक्टिविटी कहाँ देखने को मिलती है? बोरल बायोम्स में, आपको बोरल फॉरेस्ट में आपको देखने को मिलती है। और क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है? पुअर सॉइल्स प्रेजेंट होती है, जिनको क्या बोलते हैं? पोडजोल्स बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, कॉनिफर्स ट्रीज़ यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो क्या क्या एग्जाम्पल हैं उसके वेजिटेशन की बात करेंगे तो उसमें फर, जूनिपर, चिर और पाइन। तो फिर जूनिपर, चिर और पाइन ट्रीज जो है आपको और स्पार्स और डेकोर ट्री भी जो है आपको कहाँ मिलते हैं? कॉनिफेरस फॉरेस्ट में। कॉनिफेरस फॉरेस्ट में जो है आपको क्या देखने को मिलते हैं? स्पर्स, डेकोर, जुपिनर, चिर और पाइन फॉरेस्ट। अभी आपसे रिसेंटली जो है यूपीएससी यूजीसी नेट ने 2023 में जो है आपसे ये क्वेश्चन पूछा था कि आपको ये ऑप्शन में दे रखे हैं डिओडार जो है वो कहाँ पर मिलता है, स्पर जो है वो कहाँ पर मिलता है, और ऑप्शन में आपको फॉरेस्ट के एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। तो आपको जो है अब यूजीसी का लेवल थोड़ा जो पहले से इंक्रीज़ हो चुका है, तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो इन डीपली वो पूछते हैं, इसलिए आपको ये क्लियर होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको ये कवर करा है इसमें, ताकि आप इजीली जो है इसको सॉल्व कर पाएँ। नेक्स्ट अगर हम बात करें लीव्स कैसी होती हैं, यहाँ पे लीव्स जो हैं आपको निडल शेप लीव्स आपको देखने को मिलेंगी।
और उन लीव्स के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, कुछ वैक्स प्रेजेंट होता है। तो वो वैक्स क्या करता है, सॉइल एसोसिएटेड हो जाता है। जब वो वैक्स उस पर जो प्रेजेंट होता है वो डिकम्पोज होगा, ठीक है, वो लीव्स जब नीचे गिरेंगी तो वो सॉइल के साथ क्या हो जाएगा, एसोसिएट हो जाएगा, ठीक है। जब सॉइल एसोसिएट होगा तो वो आयरन, और उस सॉइल के अंदर क्या प्रेजेंट है, कुछ आयरन प्रेजेंट है, एल्यूमिनियम प्रेजेंट है, सिलिका प्रेजेंट है और कैल्शियम प्रेजेंट है, ठीक है। आयरन, एल्यूमिनियम, सिलिका, कैल्शियम प्रेजेंट है। तो ये क्या जब आयरन और एल्यूमिनियम जो है इस वैक्स सॉइल के साथ जब रिएक्ट करते हैं, जो लीव जो नीचे फॉल हुई थी उनके ऊपर कुछ वैक्स कोटिंग था, और वो वैक्स कोटिंग वाली लीव जो जब सॉइल के साथ एसोसिएट करेगी तो क्या बनाएगी, सिसुइक्यू ऑक्साइड। क्या बनाएगी, सिसुइक्यू ऑक्साइड, जो हाईली सॉल्युबल होता है और इजीली लीच आउट कर जाता है। जो क्या होता है, हाईली सॉल्युबल होता है और लीच आउट जो है वो जल्दी कर जाता है। तो क्या फॉर्म करता है, पुअर सॉइल फॉर्म करता है, जिसको हमने क्या बोला, पेडजोलिक सॉइल। क्या बोला हमने, पेडजोलिक सॉइल। तो पुअर सॉइल कैसे फॉर्म हो रही है, टैगा और बोरेल फॉरेस्ट में पता चल गया। लीव्स होती हैं, नीडल शेप लीव्स होती हैं, जिनके ऊपर जब बर्फ़ गिरती है या फिर आपका रेनी सीजन में भी थोड़ा बहुत जब पानी वानी गिरता है तो या ये फॉल होती हैं। फॉल होने के बाद इनके ऊपर वैक्स कोटिंग ऑलरेडी प्रेजेंट होती है। ये सॉइल में जो एल्यूमिनियम, आयरन, सिलिकॉन, कैल्शियम प्रेजेंट होता है उसके साथ रिएक्ट आउट करती है, एसोसिएट करती है और सिस्क्यू ऑक्साइड बनाती है, जो हाईली सॉल्युबल होता है। और वो हाईली सॉल्युबल सिस्क्यू ऑक्साइड जो है वो लीच आउट कर जाता है आपका सॉइल में, और पोडोजोलिक सॉइल जो है, पुअर सॉइल जो है वो फॉर्म करता है। एनिमल डाइवर्सिटी की अगर हम बात करें तो क्या मिलता है यहाँ पे, साइबेरियन टाइगर मिलते हैं, वॉल्फ राइन्स मिलते हैं आपको, लेनिक्स मिलता है, वॉल्स मिलते हैं, बियर मिलते हैं, रेड फॉक्स मिलती हैं और स्क्वेरल्स मिलते हैं। रेड फॉक्स, बियर, साइबेरियन टाइगर, स्क्वेरल, वॉल और वॉल्वीराइन और लेनिक्स जो है आपको यहाँ पर मिलता है। एम्फीबियंस की अगर हम बात करें, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं हाइला और राणा। हाइला और राणा जो है यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, आपके एम्फीबियंस प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है। तो टैगा और बोरेल फॉरेस्ट में आपको क्या मिलेगा, पाइन, चिर, जुनिपर, फिर, स्पर और डेकोर। यहाँ पे सॉइल की कंडीशन कैसी होती है, पुअर सॉइल होती है, पोडजोलिक सॉइल होती है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि पोडजोलिक सॉइल जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है, वो बोरल या फिर टैगा बायोम में आपके प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे टेम्परेट डेसिडियस बायोम की। तो टेम्परेट डेसिडियस बायोम को हम ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट भी बोलते हैं। तो ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, टेम्परेट डेसिडियस बायोम्स में। कहाँ मिलेगा, टेम्परेट डेसिडियस बायोम में। और ये आपका कवर करता है नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप को। किसको कवर करता है, नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप को। सॉइल टाइप की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी क्या प्रेजेंट है, आपकी पोडजोलिक सॉइल प्रेजेंट है। वेजिटेशन की बात करूँ तो यहाँ पे डेसिडियस वेजिटेशन होती है। ट्री शेड लीव्स इन कोल्डर सीजन। ठंडे सीजन में जब ठंड आती है, जब विंटर्स आती हैं, तो ट्रीज़ क्या कर देते हैं, अपनी लीव्स को शेड आउट कर देते हैं। तो यहाँ पे किस तरीके का वेजिटेशन मिल रहा है हमें, डेसिडियस वेजिटेशन जो है हमें देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम स्पीशीज़ की बात करें तो यहाँ पर स्पीशीज़ जो प्रेजेंट होती हैं वो होती हैं ओक, लाम, ऐश, बर्च, बीच और पॉपुलर। तो पॉपुलर और ओक जैसे यहाँ पे प्लांट जो हैं वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ट्री जो है यहाँ पे ओक और पॉपुलर जैसे प्लांट जो हैं वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जिनकी सॉफ्ट वुड होती है। तो वुड कटिंग इंडस्ट्रीज़ जो है यहाँ पे लार्ज स्केल पर देखने को मिलती हैं आपके नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप रीजन में। तो टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट का पता चल गया, कहाँ पर मिलेगा, ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट में मिल रहे हैं, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप में आपके मिल रहे हैं। टाइप सॉइल टाइप जो है वो पोडोजोलिक सॉइल होती है। और प्लांट स्पीशीज़ जो है आपकी ओक और पॉपुलर जैसे स्पीशीज़ ज़्यादा देखने को मिलती हैं। और डेसिडियस वेजिटेशन जो है यहाँ पे डेसिडियस होती हैं। ट्री शेड देयर लीव इन द कोल्ड सीजन। और वुड कटिंग इंडस्ट्री जो है इसीलिए यहाँ पर लार्ज स्केल पर एस्टैब्लिश्ड है। नेक्स्ट अगर हम बात करें टेम्परेट रेन फॉरेस्ट बायोम की, ठीक है, टेम्परेट रेन फॉरेस्ट बायोम, दे कवर दी स्मॉल एरिया। ये स्मॉल एरिया कवर करते हैं आपके, लोकेटेड कहाँ पर है, नॉर्थ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका में, नॉर्दर्न कैलिफोर्निया में और साउदर्न अलास्का में जो है आपके टेम्परेट रेन फॉरेस्ट बायोम जो है हमें देखने को मिलते हैं। कहाँ पे, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, नॉर्दर्न कैलिफोर्निया और साउदर्न अलास्का में हमें क्या देखने को मिलेगा, टेम्परेट रेन फॉरेस्ट बायोम।
ये स्मॉल एरिया कवर करते हैं, कुछ चिले का, न्यूजीलैंड का और ऑस्ट्रेलिया का। तो टेम्परेट रेन फॉरेस्ट जो है हमें कहाँ मिल रहा है, नॉर्थ अमेरिका में, कैलिफोर्निया में, अलास्का में, चिले में और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को भी ये क्या करता है, कवर करता है। लार्ज कॉनिफेरस ट्रीज जो है यहाँ पर देखने को मिलते हैं। एनिमल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर डॉगलस फर, वेस्टर्न रेड सिडार और माउंटेन हेमलॉक या वेस्टर्न हेमलॉक जो है हमें देखने को मिलता है। तो वेस्टर्न हेमलॉक या वेस्टर्न माउंटेन हेमलॉक और वेस्टर्न हेमलॉक हमें कहाँ देखने को मिलेगा, टेम्परेट रेन फॉरेस्ट बायोम में। टेम्परेट रेन फॉरेस्ट बायोम में जो आपका मिलेगा नॉर्थ अमेरिका में, कैलिफोर्निया, साउदर्न अलास्का, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और चिले में। यहाँ पर भी जो है आपको मॉसेस, लाइकेंस देखने को मिलेंगे और एपीफाइट्स देखने को मिलेंगे। क्या मिलेंगे, एपीफाइट्स देखने को मिलेंगे। कॉमन सेलिज्म का एग्जाम्पल की मैंने बात की थी, तो उसमें एपीफाइट्स आते हैं जिसको एक फ़ायदा होता है, एक को नुकसान होता है। एक को फ़ायदा होता है और एक जो है वो अनहार्म्ड रहता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं टेम्परेट डेसिडियस बायोम की। टेम्परेट डेसिडियस बायोम जो है वो आपके मेडिटेरियन एरियाज़ को कवर करते हैं। तो मेडिटेरियन एरियाज़ में आते हैं आपके इटली एक्सेट्रा। इटली की अगर हम बात कर रहे हैं तो विंटर रेनफॉल, समर, विंटर क्या होगी यहाँ पे, विंटर में बहुत बारिश होती है, लेकिन समर जो है यहाँ पे ड्राई रहते हैं। तो समर क्या रहते हैं यहाँ पे, ड्राई रहते हैं। और इनकी जो अगर समर ड्राई रहते हैं तो रूट किस तरीके की होंगी प्लांट्स की, डीप रूट होंगी। ठीक है, डीप रूट होंगी। वेजिटेशन कैसी मिलती है यहाँ पे, सिट्रस फ्रूट जो है हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जैसे कि लेमन, ऑरेंज, ग्रेप्स और ऑलिव्स। इटली में सबसे ज़्यादा जो है वो पिज़्ज़ा खाया जाता है। तो पिज़्ज़ा के ऊपर क्या लगाए जाते हैं, ऑलिव्स लगाए जाते हैं। और वाइन, सिट्रस फ्रूट मिल रहे हैं तो वाइन का प्रोडक्शन जो है यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलेगा। वाइन का प्रोडक्शन अगर ज़्यादा देखने को मिल रहा है तो वाइन की बोतल पे जो ढक्कन लगा होता है, जो कॉर्क लगी होती है, वो किसका बना होता है, वो ओक ट्रीज़ का। तो वेजिटेशन कैसी देखने को मिल रही है, ओक ट्रीज़। ठीक है, और आपको क्या मिल रहे हैं यहाँ पे, सिट्रस फ्रूट देखने को मिल रहे हैं, ऑलिव्स देखने को मिल रहे हैं और लेमन, ऑरेंज, ग्रेप्स वगैरह आपको देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पे समर्स जो है आपके ड्राई रहते हैं और रेनफॉल जो है आपकी विंटर्स में ज़्यादा देखने को मिलती हैं। फायर इज़ द इम्पॉर्टेंट हजार्डस फैक्टर हेयर। फायर जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट हजार्डस फैक्टर यहाँ पर है, क्योंकि ड्राई समर्स रहते हैं तो बहुत ईजिली जो है यहाँ के फॉरेस्ट जो हैं वो समर सीजन में क्या कर लेते हैं, फॉरेस्ट फायर, वाइल्ड फायर जो है यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलती है मेडिटेरियन रीजन में। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रॉपिकल डेसिडियस बायोम की। ट्रॉपिकल डेसिडियस बायोम जो है वो मानसून क्लाइमेट भी बोला जाता है। और मानसून क्लाइमेट हमें पता है कि कहाँ देखने को मिलता है, इंडिया में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ट्रॉपिकल डेसिडियस बायोम जो है वो कहाँ देखने को मिलता है, आपका इंडिया में। वेजिटेशन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे टीक, नीम, बैम्बूज, साल, शीशम, सैंडलवुड और खैर जैसे प्लांट जो हैं आपको देखने को मिलते हैं। टीक, नीम, बैम्बू, शीशम, साल और सैंडलवुड। एंड दिस इज ऑल्सो कोल्ड ड्राउट डेसिडियस, जिनको हम ड्राउट डेसिडियस, ड्राई डेसिडियस, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट भी बोलते हैं। तो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट या ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट या फिर ड्राउट डेसिडियस फॉरेस्ट कहाँ पर मिलते हैं, आपको इंडिया में मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोम की, जो आपको कहाँ मिलते हैं, अमेजोन फॉरेस्ट जो है इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। वेजिटेशन की अगर मैं बात करूँ तो महागोनी, इबोनी और डाईवुड्स। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आपको वेजिटेशन क्या क्या मिलेंगी, महागोनी, इबोनी और डाईवुड्स। ब्रैकिश वाटर, मैंग्रोव फॉरेस्ट। ठीक है, ब्रैकिश वाटर, मैंग्रोव फॉरेस्ट, एपीफाइट जो है आपको यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलेगा। मैंग्रोव फॉरेस्ट मिल रहा है तो एपीफाइट्स भी मिलेंगे आपको। ठीक है, तो यहाँ पे वाटर कंडीशन कैसी रहती है, ब्रैकिश वाटर रहता है तो मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है वो ज़्यादा ग्रो होते हैं। और मैंग्रोव फॉरेस्ट अगर ज़्यादा ग्रो हो रही है तो वेजिटेशन कैसी रहेगी, रिच रहेगी। वेजिटेशन क्या रहेगी आपकी, बहुत ज़्यादा हाई रहेगी। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में वेजिटेशन कैसी रहती है, बहुत ज़्यादा रिच रहती है। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, लंग्स ऑफ द अर्थ। क्या बोला जाता है, लंग्स ऑफ द अर्थ। क्योंकि और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो है हमारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है वो अंडर थ्रेट हो चुके हैं। और 20% ब्राज़ीलियन फॉरेस्ट जो है अब तक डिफॉरेस्टेटेड हो चुके हैं। 20% ब्राज़ीलियन फॉरेस्ट जो है वो डिफॉरेस्टेड हो चुके हैं। ये बहुत बड़ा लॉस जो है हमें देखने को मिल रहा है,
क्यों? क्योंकि ये क्या है, हमारे लंग्स ऑफ द अर्थ है, जो हमें बहुत रिच ऑक्सीजन जो है हमें प्रोवाइड करते हैं। तो ये कहाँ मिलते हैं? अमेज़न रेन फॉरेस्ट में। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रासलैंड्स की। ग्रासलैंड जो है आपके दो तरीके के होते हैं, एक होता है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, एक होता है टेम्परेट ग्रासलैंड। जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड होता है ये ज़्यादा न्यूट्रिशियस रिच नहीं होते हैं, लेकिन टेम्परेट ग्रासलैंड जो होते हैं आपके ये न्यूट्रिशियस रिच होते हैं। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स की अगर हम बात करें तो उसमें आता है आपका स्वाना, ठीक है, स्वाना उसमें आते हैं। स्वाना में हमें टॉल ग्रासेस देखने को मिलती हैं, जिनको हम एलिफेंट ग्रासेस भी बोलते हैं। टॉल ग्रासेस देखने को मिलती हैं, कोरस होती हैं, वायरी ग्रासेस होती हैं। तो एलिफेंट ग्रासेस, कोरस और वायरी ग्रासेस हमें, टॉल ग्रासेस हमें कहाँ देखने को मिलेंगी? स्वाना में देखने को मिलती हैं, जो आपकी लेस इन न्यूट्रिशन होती हैं, जो न्यूट्रिशियस कम होती हैं। स्कैटर ट्री यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, अम्ब्रेला शेप्ड ट्री यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। स्कैटर ट्री होंगे और अम्ब्रेला शेप ट्री यहाँ पर क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। एनिमल्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे डियर प्रेजेंट है। डियर प्रेजेंट है तो ऑब्वियस सी बात है लायन, लेपर्ड, राइनो जो है वो भी प्रेजेंट मिलेंगे। तो डियर प्रेजेंट है तो एपेक्स प्रेडेटर प्रेजेंट होंगे, एपेक्स प्रेडेटर सच एज लायन और लेपर्ड। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पे राइनो भी प्रेजेंट होते हैं, एलिफेंट्स भी प्रेजेंट है और जिराफ भी प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि अम्ब्रेला ट्रीज़ अगर हम देखने को मिल रहे हैं इन बिटवीन, तो हमें लंबे लंबे जो ट्री मिल रहे हैं तो उनको खाने वाला, कंज्यूम करने वाला एनिमल भी मिलेगा। तो यहाँ पे जिराफ भी जो है आपके कहाँ देखने को मिलेंगे? स्वानाज में हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो स्वाना की बात करी तो स्वाना में क्या मिलता है? एलिफेंट ग्रासेस मिलती हैं, कोरस होती हैं और जो वायरी होती हैं और लेस न्यूट्रिशियस होती हैं। और एनिमल जो है यहाँ पे डियर और एपेक्स प्रेडेटर्स मिलते हैं, लायन और लेपर्ड और राइनोज, एलिफेंट और जिराफ देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड्स की। तो टेम्परेट ग्रासलैंड्स में क्या होते हैं आपके? स्टेपी, जो आपके सेंट्रल एशिया में मिलते हैं। ट्रू ग्रासलैंड जिन्हें बोला, और इनको क्या बोला जाता है? ट्रू ग्रासलैंड्स बोला जाते हैं, क्योंकि बिकॉज दे आर रिच इन न्यूट्रिशियस ग्रास, बिकॉज दे आर रिच इन न्यूट्रिशियस ग्रास। डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो नॉर्थ अमेरिका में इनको प्रेरीज बोला जाता है। सेंट्रल यूएसए और कनाडा का पार्ट जो है ये कवर करते हैं। तो नॉर्थ अमेरिका में सेंट्रल यूएसए और कनाडा जो है वहाँ पर इनको क्या बोला जाता है? प्रेरीज बोला जाता है। साउथ अमेरिका में इनको पैम्पास बोला जाता है, जहाँ पे अल्फा अल्फा ग्रासेस क्या होती हैं? प्रेजेंट होती हैं। तो अल्फा अल्फा ग्रासेस कहाँ प्रेजेंट होती हैं? पैम्पास में प्रेजेंट होती है। और पैम्पास कहाँ प्रेजेंट है? साउथ अमेरिका में, अर्जेंटीना में, उरुगे में और साउथ ब्राज़ील में। तो साउथ ब्राज़ील में, अर्जेंटीना में और साउथ अमेरिका में क्या प्रेजेंट है? आपके पैम्पास प्रेजेंट है, जहाँ पर अल्फा अल्फा ग्रासेस प्रेजेंट है, जो आपके टेम्परेट ग्रासलैंड्स में कंसिडर की जाती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया में डाउन ग्रासलैंड्स हमें देखने को मिलते हैं। डाउन टेम्परेट ग्रासलैंड जो है हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलते हैं। और न्यू साउथ वेल्स में, न्यू साउथ वेल्स में, न्यूजीलैंड्स में हम इनको क्या बोला जाता है? कांटेबरी। कांटेबरी जो है इसको कहाँ बोला जाता है? न्यूजीलैंड में इनको कांटेबरी बोला जाता है। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि कुछ ग्रासेस प्रेजेंट होती हैं, ग्रासेस के साथ साथ ट्रीज़ भी प्रेजेंट होते हैं, फिर ग्रासेस होती हैं, फिर ट्रीज़ प्रेजेंट होते हैं। तो इनके बीच में जो है वो ग्रासेस के बीच में हम देखने को यहाँ पे जो है एक कंपटीशन जो है अलग लेवल का देखने को मिलता है। इसीलिए यहाँ पे ग्रासेस जो है वो ज़्यादा डोमिनेट होना चाहती हैं। तो यहाँ पे ग्रासेस का जब समर सीज़न आता है तो यहाँ पे फ्रिक्शन कॉज होती है, जिसकी वजह से वाइल्ड फायर, फॉरेस्ट फायर जो है यहाँ का चीफ मैकेनिज्म है खुद को डोमिनेट करने का, ठीक है। यहाँ पे खुद को डोमिनेट करने का जो चीफ मैकेनिज्म है वो क्या है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से वाइल्ड फायर कॉज होता है और प्लांट जो है वो, जो ट्रीज़ जो हैं वो क्या होते हैं? बर्न हो जाते हैं और वो वापस से किस में आ जाते हैं? वो ग्रासेस की फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं। तो क्लियर है? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड और टेम्परेट ग्रासलैंड। टेम्परेट ग्रासलैंड जो है आपके सेंट्रल एशिया में प्रेजेंट है, जिनको स्टेपी बोला जाता है। पैम्पास जो है आपके नॉर्थ अमेरिका में प्रेजेंट है। नॉर्थ अमेरिका में आपके प्रेरीज प्रेजेंट हैं, जहाँ कनाडा और यूएसए में। साउथ अमेरिका की बात करें तो आपके पैम्पास प्रेजेंट है, अर्जेंटीना, साउथ ब्राज़ील में और उरुग्वे में। देन ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो डाउन ग्रासलैंड्स देखने को मिलते हैं, डाउन टेम्परेट ग्रासलैंड्स हमें देखने को मिलते हैं न्यू साउथ वेल्स में। और न्यूजीलैंड की बात करें तो इनको बोला जाता है कैंटेबरी।
नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम की। एक्वेटिक इकोसिस्टम में अगर हम बात करें तो ये पहले 3 पार्ट में डिवाइड होता है, फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर और सलाइन वाटर। तो इनको हम ऑन द बेसिस ऑफ सैलिनिटी जो है हम डिवाइड करते हैं। अगर आपकी सैलिनिटी जो है वो लेस देन 5 ppt होगा, अगर आपकी सैलिनिटी लेस देन 5 ppt है तो हम उनको क्या कहेंगे, फ्रेश वाटर कहेंगे। अगर आपकी सैलिनिटी 5 to 35 ppt है, आपका सॉल्ट कंसनट्रेशन 5 to 35 ppt है, तो हम उनको ब्रैकिश वाटर बोलेंगे। सलाइन वाटर जो है वो आपका ग्रेटर देन 35 ppt जो है आपका सॉल्ट कंसनट्रेशन हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम की बेस्ड ऑन देयर जोन ऑफ अकरेंस, बेस्ड ऑन देयर जोन ऑफ अकरेंस अगर हम बात करें तो सबसे पहले उसमें आता है न्यूस्टेंस। न्यूस्टेंस जो है वो आपका एयर और वाटर के बीच में कॉन्टैक्ट बना के रखते हैं, एक इंटरफेरेंस होता है एयर और वाटर के बीच में। वो कहाँ न्यूस्टेंस क्या कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सबसे अपर मोस्ट लेयर में क्या प्रेजेंट होते हैं, आपके न्यूस्टेंस प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे क्या होते हैं, आपके फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं। न्यूस्टेंस क्या होते हैं, फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका पेरीफाइटोन। पेरीफाइटोन जो होते हैं वो ससाइल एल्गे होती है विच इज़ अटैच स्टेम ऑन लीफ। तो ससाइल एल्गे को क्या बोला जाता है, पेरीफाइटोन। न्यूस्टोन के बाद क्या आता है आपका, पेरीफाइटोन्स आते हैं। पेरीफाइटोन्स के बाद आते हैं आपके प्लैंकटन, प्लैंकटन के बाद नेक्टॉन, नेक्टॉन के बाद बेंथोस। प्लैंकटन की अगर हम बात करें तो ये क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक एल्गी होती है विच इज़ अटैच स्टेम और लीव। जो माइक्रोस्कोपिक फ्लोटिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक फ्लोटिंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें आता है आपके एल्गी, डायटम, प्रोटोजोन्स, लार्वल फॉर्म एक्सेट्रा। और कुछ प्लांट्स भी आते हैं इसमें जिसमें फाइटोप्लैंक्टन। प्रोटोजोन्स की बात करें तो जू प्लैंक्टन्स भी जो है आपके प्लैंक्टन्स में ही आते हैं। ठीक है, प्लैंक्टन में आपके फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन, माइक्रोस्कोपिक फ्लोटिंग ऑर्गेनिज्म जो है आपके एल्गी, डायोटम या प्रोटोजोन्स जो है वो किस में आते हैं, प्लैंक्टन्स में आते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा, न्यूस्टोन। आपको ये क्या है, एक डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपसे क्वेश्चन में पूछते हैं, या फिर मैच द फॉलोइंग में भी यूजीसी ने जो बहुत बार इसको मल्टीपल टाइम जो है इस क्वेश्चन को पूछ रखा है कि न्यूस्टोन जो है वो अपर मोस्ट लेयर में प्रेजेंट होते हैं, फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं। न्यूस्टोन के बाद आते हैं पेरीफाइटोन जिनको हम ससाइल एल्गी बोलते हैं। नेक्स्ट अगर आते हैं आपके प्लैंकटन, प्लैंकटन में आपके एल्गी होते हैं, माइक्रोस्कोपिक फ्लोटिंग प्लांट्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें आपके एल्गी, डायटम्स और फाइटोप्लैंक्टन और जूटोप्लैंक्टन्स आते हैं। नेक्स्ट आता है आपका नेक्टॉन जो पावरफुल स्विमर्स होते हैं आपके। ठीक है, जो फिशेस वगैरह हैं वो आपके इसमें आएगी, नेक्टॉन्स में आएगी। उसके बाद आते हैं आपके बेंथोस। बेंथोस जो है वो बॉटम ऑफ द मास प्रेजेंट होते हैं, नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। बेंथोस कहाँ होगा, सबसे बीनीथ दी वाटर सिस्टम एक्वाटिक रीजन जो है आपके क्या प्रेजेंट होंगे, बेंथोस प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं उसमें हम डायटम, डायनोफ्लैजिलेट, क्रिप्टो मोनाड्स, ग्रीन एल्गे, ब्लू ग्रीन एल्गे किस में आएगा आपका, फाइटोप्लैंक्टन्स में। तो आपसे जब फूड चेन की बात करेंगे, फूड चेन अगर आपको देते हैं तो सबसे पहले डायटम्स आएगा, या डायटम्स की जगह वो डायनोफ्लैजिलेट्स भी लिख सकते हैं, या क्रिप्टोमोनाड्स भी लिख सकते हैं, या फिर ग्रीन एल्गे भी लिख सकते हैं, या ब्लू ग्रीन एल्गे भी लिख सकते हैं। और फाइटोप्लैंक्टन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल सेकंड प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जो कैप्चर करता है सनलाइट को और क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। और फाइटोप्लैंक्टन जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं मोर देन हाफ ऑफ ऑक्सीजन वी ब्रीथ। ठीक है, मोर देन हाफ ऑफ ऑक्सीजन वी ब्रीथ, वो कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, फाइटोप्लैंक्टन जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें फैक्टर लिमिटिंग दी प्रोडक्टिविटी, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो लिमिट करते हैं प्रोडक्टिविटी को, वो है आपका सनलाइट। सनलाइट के बेसिस पे जो है हम इसको 2 जोन में है डिवाइड करते हैं, एक होता है फोटिक जोन और एक होता है अफोटिक जोन। अब फोटिक जोन को हम यूफोटिक जोन भी बोलते हैं, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी जो है आपकी देखने को मिलती है। अफोटिक जोन जो है उनको प्रोफंडल जोन बोला जाता है, जहाँ पर आपकी बॉटम ऑफ द लेयर में ये प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस जैसी कोई भी एक्टिविटी हमें देखने को नहीं मिलती। तो फोटो मतलब लाइट, जहाँ पर लाइट जा रही है उसको हमने क्या बोला, फोटिक जोन बोला या फिर यूफोटिक जोन बोला। तो क्लियर है आपका, फोटिक जोन में क्या प्रेजेंट होगा, फोटोसिंथेटिक एक्टिविटीज़ हमारी देखने को मिलेगी। लेकिन अफोटिक जोन जो है जहाँ पर क्या होगा, बॉटम ऑफ द लेक आपका प्रेजेंट होगा, जिसको हम प्रोफंडल जोन भी बोलते हैं। तो यूफोटिक जोन दैट इज फोटिक, और अफोटिक जोन दे आर टॉकिंग अबाउट द बेंथिक जोन, बॉटम ऑफ द लेक विच इज प्रेजेंट, एंड
जिसको हम क्या बोल रहे हैं, अफोटिक जोन बोल रहे हैं। और टेम्परेचर जोन के बेसिस पर भी जो है हम इसको डिवाइड करते हैं, एपिलिमिनियन, देन थर्मो और हाइपोलिमिनियन। ठीक है, एपी, थर्मो और हाइपो, और लाइट के बेसिस पे। जो आपका ओपन ओशन वाला जो एरिया है वो क्या है, आपका लिम्नियोटिक जोन। और जो जहाँ पर वेजिटेशन जहाँ हमें देखने को मिल रही है, कंटिनेंटल शेल्फ वाला जो एरिया है उसको हम क्या कह रहे हैं, लिटोरल जोन कह रहे हैं। तो लिटोरल जोन पे आपकी वेजिटेशन जो है वो देखने को मिलती है, कंटिनेंटल शेल्फ वाला एरिया है। लिम्नियाटिक जोन जो है वो आपका ओपन ओशन वाला एरिया है। यहाँ पे डिजोल्व ऑक्सीजन जो है वो भी जो है आपका प्रोडक्टिविटी पे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा उतनी ज़्यादा स्पीशीज़ जो है आपकी प्रेजेंट होंगी और इतनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हमें देखने को मिलेगी। देन यूट्रोफिकेशन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट लिमिटिंग फैक्टर है जो प्रोडक्टिविटी को हार्म करता है। यूट्रोफिकेशन में बेसिकली क्या होता है कि रन ऑफ के थ्रू जो है आपका वेजिटेशन, रन ऑफ के थ्रू जो है आपका लेक में जो आपका लेक है, पॉन्ड है, रिवर है, क्या फॉर्म हो जाता है वहाँ पे, एक एल्गल ब्लूम जो है आपकी सरफेस पे फॉर्म हो जाती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो है आपका ऑक्सीजन, ये सारा का सारा ऑक्सीजन कंज्यूम कर लेती हैं। लाइट जो है वो पेनिट्रेट नहीं कर पाती है, तो फोटोसिंथेसिस जैसी एक्टिविटीज़ नहीं होंगी। और साथ साथ क्या होगा, न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट अगर हो जाएगा तो लेक जो है वो डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाएंगी, लेक जो है आपकी डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो यूट्रोफिकेशन जो है एनरिचमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स की वजह से कॉज होता है, लेकिन ये क्या कॉज करता है, एल्गल ब्लूम्स कॉज कर देता है। तो कौन कौन से न्यूट्रिएंट, नाइट्रोजन और फॉस्फेट। नेक्स्ट देख लेते हैं वेटलैंड इकोसिस्टम। वेटलैंड इकोसिस्टम जो है वो आपका क्या है, एक्वेटिक इकोसिस्टम का टाइप है। वेटलैंड इकोसिस्टम की अगर हम बात करें तो किसी एक रीजन को, किसी एक लेक को, किसी एक पॉन्ड को हम वेटलैंड का दर्जा दे देते हैं, तो किस बेसिस पर हम देते हैं। तो वेटलैंड्स क्या होते हैं, दे आर द ट्रांजिशन जोन, जिनको इकोटोन भी बोला जाता है। ठीक है, ये एक ट्रांजिशन जोन होते हैं। इकोटोन क्या होता है, ट्रांजिशन जोन होता है इकोटोन भी। ठीक है, वो फॉरेस्ट और डेजर्ट एरिया के बीच में लगा लो, या फिर फ्रेश वाटर और आपके फ्रेश वाटर और जब मरीन वाटर जब मिलते हैं तो इन बिटवीन जो जोन प्रेजेंट होता है, दैट इज़ ऑल्सो दी इकोटोन। ठीक है, तो इट इज़ द ट्रांजिशन जोन बिटवीन दी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक्वेटिक इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक्वेटिक इकोसिस्टम के बीच का क्या होता है, ट्रांजिशन जोन होता है। और अगर वाटर, यहाँ पे वाटर जो प्रेजेंट होता है वो स्टैटिक भी हो सकता है, फ्लोइंग भी हो सकता है, ब्रैकिश भी हो सकता है, सलाइन भी हो सकता है, मैनमेड भी हो सकते हैं, ये नेचुरल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो वाटर जो है यहाँ पर जो प्रेजेंट है वो नेचुरल भी हो सकता है, मैनमेड भी हो सकता है, सलाइन, ब्रैकिश, फ्लोइंग या स्टैटिक कुछ भी हो सकता है। और अगर हम कोई पर्टिकुलर उसकी डेप्थ जो है अगर 6 मीटर तक है, ठीक है, अगर उसकी डेप्थ लेस देन 6 मीटर या 6 मीटर तक है, तो हम उसको क्या कहेंगे, वेटलैंड का दर्जा देंगे। क्या कहेंगे, वेटलैंड का दर्जा देंगे। ठीक है, वाटर डेप्थ कितनी होनी चाहिए, 6 मीटर होनी चाहिए। अगर लेक और वेटलैंड में अगर हम डिफरेंस देखें, लेक जो है, लेक के ऊपर आपको पता है कि क्या होते हैं, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स भी हम लगाते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट के लिए, फ्लड को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है वो डैम्स वगैरह जो बनाते हैं, तो वो भी जो है आपका लेक पे ही फॉर्म हो रहा है। लेकिन वेटलैंड की बात करें तो वेटलैंड पे इस तरीके की कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है। लेकिन वेटलैंड में जो है हमारा अबंडेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से हाई रिचमेंट ऑफ स्पीशीज़ देखने को मिलेंगी, हाई बायोडाइवर्सिटी जो है हमें देखने को मिलेगी। लेक में जो है आपका माइक्रो वेजिटेशन देखने को मिलती है, लेकिन वेटलैंड में आपकी क्या मिलती है, मैक्रो वेजिटेशन जो है वो देखने को मिलती है, ज़्यादा वेजिटेशन जो है वो देखने को मिलती है। तो ऑलिगोट्रॉफिक की अगर हम बात करें तो लेक क्या है, ऑलिगोट्रॉफिक होते हैं, और वेटलैंड्स क्या होते हैं, यूट्रोफिक होते हैं। तो लेक में क्या होता है, आपके फ्यू न्यूट्रिएंट्स जो है हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन वेटलैंड्स में जो है हमें अबंडेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स हमें देखने को मिलते हैं। प्रोडक्टिविटी की अगर मैं बात करूँ तो लेक में आपकी लो प्रोडक्टिविटी होती है, और वेटलैंड्स में आपकी क्या होती है, हाई प्रोडक्टिविटी देखने को मिलती है। टर्बिडिटी की देखो, अगर इकोटोन है तो एनरिचमेंट ऑफ स्पीशीज़ होगा। ठीक है, इकोटोन है तो क्या होगा, एनरिचमेंट ऑफ स्पीशीज़ होगा, इनरिचमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी होगा, एज इफेक्ट कॉज होगा। तो वेटलैंड में क्या हो रहा है, आपका यूट्रॉफिक बोला जाता है इसको, और यहाँ पे अबंडेंट न्यूट्रिएंट्स हमें देखने को मिल रहा है, हाई प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, टर्बिडिटी हाई होती है,
न्यूट्रिएंट्स अगर ज़्यादा है, ऑक्सीजन जो है यहाँ पे लो थोड़ा सा देखने को मिलेगा। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स जो हैं वो यहाँ पे बहुत सारे होते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स वेटलैंड में बहुत सारे देखने को मिलेंगे। लेकिन लेक में जो है ये फ्रेश वाटर होता है, क्लीन वाटर होता है, लो टर्बिडिटी होती है, हाई ऑक्सीजन होता है और क्लीन वाटर होता है, इसीलिए यहाँ पे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा देखने को नहीं मिलती है। लेकिन वेटलैंड में प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। बायोमास की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे बायोमास जो है बहुत ज़्यादा होता है वेटलैंड्स में, लेकिन लेक में जो आपका बायोमास है वो बहुत कम होता है। तो यहाँ पे जो हमेशा याद रखना, लेक में क्या है, माइक्रो वेजिटेशन है, लेकिन वेटलैंड में क्या है, मैक्रो वेजिटेशन है। और वेटलैंड जो है आपके बफर जोन का काम करते हैं और एक्ट एज अ फिल्टर भी काम करते हैं। ये फिल्टर का काम करते हैं जो हैवी मेटल्स प्रेजेंट होते हैं आपके, मान लो कि कोई लेक पोल्यूटेड है, आप कोई रिवर है जो वो पोल्यूटेड है, जिसके अंदर हैवी मेटल्स आपके प्रेजेंट है, वो किसी एक पर्टिकुलर किसी एरिया में आई और जब वो मरीन से जब वो मीट करने वाली है तो उस एरिया में जो इन बिटवीन जहाँ मिल रही है तो वहाँ पे किसी तरीके का कोई वेटलैंड बना, तो वेटलैंड क्या करेगा, एक फिल्टर का काम करेगा और जितने भी हैवी मेटल्स वहाँ पर प्रेजेंट है उनको क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, उनको क्या कर देगा, उस पानी से रिमूव कर देगा। तो ये फिल्टर की तरह भी क्या करता है, एक्ट करता है, एक बफर जोन की तरह जो है वो एक्ट करता है। यहाँ पे ज़्यादा अगर बायोडाइवर्सिटी रिच है तो आपको माइग्रेटरी स्पीशीज़ जो है यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलती हैं, माइग्रेटरी स्पीशीज़ जो है आपकी यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलती हैं। अब क्या हो रहा है कि वेटलैंड जो है धीरे धीरे टाइम के साथ क्या हो रहा है, वेजिटेशन हमारी इंक्रीज़ करने के चक्कर में, एग्रीकल्चर को बढ़ाने के चक्कर में हम क्या कर रहे हैं, वेटलैंड्स को ख़त्म करते जा रहे हैं। इसीलिए रामसर कन्वेंशन जो है वो बनाया गया इन 1971 टू क्या करने के लिए, वेटलैंड्स को कंजर्व करने के लिए। और हर साल जो है वो वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है 2 फेब को। क्यों? क्योंकि फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड। अगर वेटलैंड्स के टाइप्स की अगर मैं बात करूँ तो उसमें आता है आपका लैक्यूट्राइन विच इज़ डिराइव फ्रॉम लेक, जो लेक से डिराइव होगा उसको बोलेंगे लैक्यूस्ट्राइन, ठीक है। देन आता है आपका पीटलैंड जो है वो क्या होते हैं, मार्शी, स्वैम्पी सॉइल और सेचुरेटेड रीजन होते हैं, बॉग्स होते हैं, ठीक है। बॉग्स जो हैं आपके पर्मा फॉरेस्ट रीजन में मिलते हैं और मार्शी, स्वैम्पी और सेचुरेटेड सॉइल रीजन कहाँ पर मिलेगा, उनको क्या बोलते हैं, पीटलैंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको, पीटलैंड्स बोलते हैं। देखिए क्या होंगे, नेचुरल वेटलैंड जो है आपके कोस्टल एरियाज, लगून्स जो है, चिल्का लेक जो है उसका एक एग्जाम्पल है। लगून्स जो है वो अभी आपके क्या है, नेचुरल वेटलैंड्स हैं। डेल्टा वेटलैंड्स या फिर ईस्चुरीन वेटलैंड्स की अगर मैं बात करूँ, जहाँ पर आपकी रिवर और ओशन मीट करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, ईस्चुरीन वेटलैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईस्चुरीन वेटलैंड बोलते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट थिंग और है जो इसमें एड ऑन मैंने नहीं की है, मॉन्ट्रेक्स एकॉर्ड जो है आपकी मेजरली जो है इंडिया में 2 वेटलैंड्स को ज़्यादा कंजर्व करने के लिए एक मॉन्ट्रेक्स एकॉर्ड बनाया था। मॉन्ट्रेक्स एकॉर्ड कौन कौन सी लेक थी वो, एक तो क्योलाइडो लेक और आपका इसके साथ था लॉकटक लेक और क्योलाइडिक लेक जो है यहाँ पर माइग्रेटरी स्पीशीज़ जो है ज़्यादा देखने को मिलती हैं। इसीलिए इनको प्रिजर्व करने के लिए इंडिया में मॉन्ट्रेक्स एकॉर्ड जो है वो बनाया गया था फॉर द कंजर्वेशन ऑफ दीज टू वेटलैंड्स, ठीक है। क्योलाइडो और इसके साथ मैंने क्या बताया, लॉकटक, ठीक है, क्लियर है। तो अब लेक और वेटलैंड में डिफरेंस समझ आ गया। और वेटलैंड्स किन्हें डिक्लेयर किया जाता है, वेटलैंड्स को कंजर्व किसके तहत किया जा रहा है, रामसर कन्वेंशंस के थ्रू जो है इनको कंजर्व किया जा रहा है। फैक्टर लिमिटिंग द प्रोडक्टिविटी क्या क्या है, सनलाइट है, डिजॉल्व ऑक्सीजन है और यूट्रोफिकेशन की वजह से जो आपकी प्रोडक्टिविटी क्या है, अफेक्टेड होती है। यूट्रोफिकेशन किसकी वजह से कॉज हो रहा है, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की वजह से। और जहाँ पर लाइट जा रही है उसको हमने क्या बोला, फोटिक जोन बोला, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है। लेकिन अफोटिक जोन जो है वो उसको क्या बोलेंगे, प्रोफंडल जोन भी बोला जाएगा, जहाँ पर लाइट जो है आपकी पेनिट्रेट नहीं कर रही है। एक्वाटिक इकोसिस्टम की हमने बात की थी, न्यूस्टन, पेरिफाइटोन, फाइटोन और न्यूक्टन और बेंथोस। इसी के साथ हमने क्या बात की थी, ग्रासलैंड्स के बारे में। 2 तरीके के ग्रासलैंड्स होते हैं और साथ साथ हमने बात की थी कि आपके टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और बायोम्स के बारे में। तो आज के टॉपिक के साथ जो है हमारा बायोम वाला जो टॉपिक है वो कवर हो चुका है। वेटलैंड्स, एक्वाटिक इकोसिस्टम जो है हम कवर कर चुके हैं।
बार बार क्वेश्चन जो मैं एमसीक्यूज जो करा रही थी उसमें बार बार ये इस तरीके के फोटिक, लिम्नाटिक, लिटोरल जोन और ये सब बार बार इस तरीके के क्वेश्चन जो है हमें देखने को मिल रहे थे। इसीलिए वो वाले क्वेश्चन जो अगर इन फ्यूचर अगर आते हैं, जो अभी हम 100 क्वेश्चन सीरीज करेंगे तो उसमें भी हमें इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेंगे। तो ये भी जो है आपका क्लियर हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है हम बात करेंगे स्पीशीज़ रिचनेस के बारे में, कुछ मॉडल्स के बारे में, जैसे लॉट का वोल्टेरा मॉडल है। स्पीशीज़ रिचनेस मॉडल से कौन कौन से इंडेक्स हम यूज़ करते हैं, और इसी के साथ साथ कीस्टोन स्पीशीज़ क्या होती हैं, इंडिकेटर स्पीशीज़ क्या होती हैं, फ्लैगशिप स्पीशीज़ क्या हैं, और फंडामेंटल स्पीशीज़ किसे बोला जाता है। नेक्स्ट क्लास में जो है हम इसको कवर करेंगे और इसके साथ इस टॉपिक को, इस लेक्चर को एंड कर देंगे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपका बायोडाइवर्सिटी का एक वो छोटे से कुछ 2-3 स्लाइड का जो है वो टॉपिक बचा है, वो नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे और इन्वायरमेंट इकोलॉजी को कंप्लीट कर लेंगे। देन इसके बाद आप मुझे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करके बताएंगे कि हमें कौन सा यूनिट जो है वो स्टार्ट करना चाहिए, वेदर इट इज़ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और EIA, क्योंकि आपका मेजर जो यूनिट है जहाँ से मेजर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मैंने कवर करा दिए हैं, एक तो यूनिट 3 और एक यूनिट 6, और साथ साथ जो है हमने यूनिट 10 भी हम कवर कर रहे हैं आपके शॉर्ट वीडियोस के थ्रू। और शॉर्ट वीडियोस के थ्रू जो है मैंने आपका यूनिट 3 का बायोडाइवर्सिटी वाला जो रीज़न है, नेशनल पार्क, प्रोटेक्टेड एरिया, वेटलैंड्स, रामसर साइट्स, ये भी मैंने आपको कवर करा दी। और इसी के साथ जो अगर हम बात करें तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में जो है मैंने आज हज़ार्डस वेस्ट का शॉर्ट वीडियो जो है वो कवर करा था। हज़ार्डस वेस्ट क्या होते हैं, कौन कौन से रूल्स हैं, और 2025 के तहत जो हज़ार्डस वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट एक्ट हुआ है उसमें क्या ऐड ऑन किया गया है, और ये सारी चीज़ें मैंने कवर की हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अब हम इसके बाद जो यूनिट स्टार्ट करेंगे वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, वेदर इट इज़ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और इन्वायरमेंटल असेसमेंट, EIA, यूनिट 8 या फिर यूनिट 7, यूनिट 4 भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। कोस्टल रेगुलेशन जोन वाला जो पोर्शन है वो भी मैं कवर कर चुकी हूँ, स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस भी कवर कर चुके हैं हम, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल हम देखते हैं अब, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, मेरे चैनल को फॉलो करें, और कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।